शायद माजी में कहीं और जो है ना उसकी मिसाल नहीं मिलती कि जहाँ पे लोकेट हुए 10 लोग तो उनके ऊपर 20 तैयारे आए और उन्होंने उनके ऊपर बम्बारमेंट करना शुरू कर दी। यहाँ से पीछे हटना शुरू हुए और दूसरी जो ग्राउंड सपोर्ट थी वो इन्हें जो इराक़ में शिया मलेशिया थी वो ईरानी पासदारान इनकलाब थे जिन्होंने वहाँ पे जाके स्ट्रेटजी बनाई, और तीसरी जो कुव्वत थी जो ऑन ग्राउंड सबसे ज़्यादा एक्टिव थी वो लबनान की हिजबुल्लाह थी। तो ये वो फैक्शन थे जिन्होंने इनको वापस धकेला था और ये फिर पीछे चले गए। हलब भी इनसे स्टेप बाय स्टेप निकलते चले गए, यहाँ तक कि इदलिब में जाके इनका जो वो एक कह लें कि उस रिट्रीव को ब्रेक लगी। और वहाँ पे हुआ ये था कि फिर एक मायदा हुआ था इस दौरान जिसे आस्ताना एग्रीमेंट कहते हैं, और उस आस्ताना एग्रीमेंट के अंदर ये तय पा गया था कि यहाँ पे रुक जाएगी खाना जंगी को हम रोक देते हैं, ये इलाका जो है ना अपोजिशन के कब्ज़े में है और ये इलाका हुकूमत के कब्ज़े में है, और ये फिर अपोजिशन के डिफरेंट एरियाज़ जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर दिया गया था। तो वहाँ तक ये बात 2018-19 में यहाँ पर रुकी थी। और इसमें भी एक चीज़ आपको बताऊँ कि जो दाइश थी उसने भरपूर तरीके से मज़ाहमत की थी और नुकसान उठाया था, बहुत बड़े पैमाने पे दाइश का नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि शाम से तकरीबन उसका कुछ बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स के अलावा उसका ख़ात्मा हो गया था मुकम्मल तौर पे। दाइश पे तो अमेरिका और रशिया दोनों ही कर रहे थे उसके ऊपर, और इस तरफ से तो मतलब बशार की फ़ौजें ही थी, दूसरी तरफ जो अमरीकी हमायत याफ्ता कुर्द मलेशियाज़ थी वो भी चढ़ के आई थी और इन्होंने उसको तो ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये जो दूसरा एलिमेंट था ना, जो शाम के अपने जो अपोजिशन फोर्सेस थी, इन्होंने बेसिकली रिट्रीव किया था, इन्होंने इलाकों को खाली किया था, इन्होंने अपनी जो कुव्वत थी ना उसको बड़ी हद तक बचा के ये इदलिब में जमा हो गए थे। वहाँ पे इन्होंने एक हुकूमत कायम की, चलता रहा, उसके अंदर बाकायदा वो उसे एक शैडो कैबिनेट बनाई, उस शैडो कैबिनेट के ज़रिए ये वो हुकूमत का जो काम था उस सारे को उन्होंने चलाया। और वहाँ से फिर ये है कि दूसरों से उन्होंने राब्ते किए मुख्तलिफ़ ग्रुपों के साथ, इस ग्रुप्स को उन्होंने एक पेज पे लेके आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मर्ज करते गए। अच्छा, अगर इसको आप देखें ना 2011-12 में जब ये स्ट्रगल शुरू हुई थी तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ग्रुप्स बन गए थे। मतलब किसी ग्रुप की तादाद 10 थी लोग थे, किसी में 50 लोग शामिल थे, किसी में 500 लोग शामिल थे, किसी में 1000 लोग शामिल थे, इस तरह के ग्रुप्स बने हुए थे। लेकिन ये जो पिछला फैक्शन था इसमें आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने किया और बिलाखिर होते होते 3 जो है वो बड़े ग्रुप्स रह गए, इन्होंने मर्ज कर लिए, उसमें आहिस्ता आहिस्ता मिलते चले गए, उनके जो तनाज़ात थे वो ख़त्म हुए और फिर एक जगह कंसंट्रेट हो गए। एक तो ये हैयत तहरीर शाम जो है ये बनी है जमात, दूसरी जो है वो जो साबिक फ्री सीरियन आर्मी थी वो एक, या जैशे हुर जिसे कहा जाता है, वो एक बड़ा ग्रुप था, और तीसरा ग्रुप जो है ना कुर्दों का जिसे जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहा जाता है। तो ये 3 बड़े ग्रुप जो है वो बन गए। इन 3 ग्रुपों ने फिर पिछले साल 2023 के अवाइल में एक मंसूबाबंदी शुरू की थी कि हम आगे निकल के कुछ मज़ीद एरिया को कैप्चर करें और बशार को पीछे धकेलें, और ताकि चूँकि ये कंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी पॉपुलेशन यहाँ पे जितनी भी थी, तो उसको स्पेस बनाने के लिए इन्होंने 2023 के शुरू में किया था। इसे इन्होंने ऑपरेशन फ़तेह मुबीन का नाम दिया था। और इसके हवाले से फिर जो बशार की फ़ौज थी उनके साथ इनकी जो वजारत ख़ारजा वो इदलिब में बनी हुई थी, उसको ये टास्क दिया गया था कि वो करे, मुख्तलिफ जो बैरूनी जो ममालिक हैं उनसे राब्ते करे, जो ये फैक्शंस हैं शाम के अंदर उनके साथ राब्ते करें, जो कबाइल हैं उनके साथ राब्ते करें, जो मुख्तलिफ मजहबी इकाइयाँ हैं उनके साथ राब्ते करें। तो इन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इसको सरअंजाम दिया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि ये गज़ा वाला जब शुरू हुआ तो एक तो ये रुक गए वहाँ पे, इन्होंने इनका ऑपरेशन जो था ना, और इनका जो उस वक्त की अभी मतलब कुछ लोगों ने ये बात वाजे की है कि इनका जो प्लान था ना वो हलब तक आने का था, कि हलब
शहर तक और इसके आगे तक जो का इलाका जो है इसको कैप्चर किया जाए, जो बुनियादी इन्होंने उस वक्त प्लान बनाया था। लेकिन वहाँ पे रुक गए। और दूसरी तरफ ये हुआ कि एक तो यूक्रेन की जंग में रशिया को बड़े पैमाने पे नुकसान हुए और उसकी इकॉनमी इतनी डैमेज हो गई कि शायद वो कोई बहुत बड़े पैमाने पे अपने मुल्क से बाहर के ऑपरेशन करने के वो काबिल नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि जो इसकी हालिया इसराइल के साथ जंग थी, इसमें हिजबुल्लाह बहुत बुरे तरीके से कमज़ोर हुई, उसकी पूरी लीडरशिप का सफाया हो गया, ऑन ग्राउंड उन्हें बहुत बड़े नुकसान हुए। और हिजबुल्लाह की हालत ये थी कि आप ये देखें कि जब ये 7 अक्टूबर का मार्का शुरू हुआ था तो उस वक्त से ही हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया था इसराइल के ऊपर। और वो ये कहते थे कि जंग बंदी की एक वाहिद सूरत ये है कि गज़ा और जो जनूबी लबनान है इसकी एक साथ जंग बंदी होगी तो तभी हमारे लिए काबिल कबूल होगी। लेकिन ये जो पिछला नवंबर का महीना था इसके अंदर इन्होंने अपनी वो शर्त भी वापस ले ली और इन्होंने यकतरफ़ा जंग बंदी की। 27 अक्टूबर को इनकी जंग बंदी हुई और 27 नवंबर 2024 को जंग बंदी का ऐलान हुआ, उसका मायदा तय पाया और 27 को ही ये ऑपरेशन जो है जिसकी 1 साल और बल्कि 2 साल से प्लानिंग अब चल रही थी उसको उन्होंने लॉन्च कर दिया। और फिर ईरान खुद इतना कमज़ोर हो गया, ईरान भी कमज़ोर हुआ, उसके फैक्टर मतलब बीच में दरमियान में और आ गए। ज़ाहिर है ये जो इराकी मलेशियाज़ थी वो भी जो है ना उन्हें वापस जाना पड़ा, उसमें मतलब मल्टीपल फैक्टर्स थे। अच्छा, इसमें ये एक कमांडर की स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे कि जब हमने लॉन्च किया तो हमारा ख्याल यही था कि हम हलब तक का इलाका आराम से कवर कर लेंगे और हमा के अंदर हमें भरपूर मज़ामत करनी पड़ेगी, इससे आगे शायद मतलब ये स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि जब ये चले हैं तो उसके बाद उन्हें सिरे से मज़ामत कहीं जो है वो फेस ही नहीं करनी पड़ी और वो चलते चले गए। मतलब आप ये देखें कि 12 दिन के अंदर जो है उन्होंने तकरीबन 1500 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। और फ़ौज के साथ तय करना, आप वैसे अगर 1500 किलोमीटर में जाएं तो तब भी 24-48 घंटे लग जाते हैं और पूरी फ़ौज अगर चल रही है तो उसके लिए ये एक बर्क रफ्तारी से भी अगली चीज़ है। लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत सारी मतलब वो की। उन्होंने देखें कि जितने जो क्वार्टर्स थे जिनसे रेजिस्टेंस की तवक्को थी, मतलब सबसे पहली तो बशार की फ़ौज थी, तो फ़ौज के लिए जब भी वो चलें तो उन्होंने 3 ऑप्शंस उनको दिए थे कि वो तमाम लोगों को जनरल एमनेस्टी है उनके लिए माफ़ी का ऐलान किया उन्होंने। अगर वो हथियार फेंक देते हैं, वो सिविलियन कपड़े पहने और बाहर निकल जाएं, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो ये काम नहीं करते तो वो उन्होंने हर शहर को, मतलब जब वो हल्ब के अंदर आए तो उन्होंने एक एरिया लोकेट कर दिया कि जो लोग भी उस एरिया की तरफ मूव कर जाएंगे उनके साथ हम वहाँ पे कोई हमारा उनसे झगड़ा नहीं होगा। तो वो अपनी फोर्स है उसको अपनी यूनिटी को बरकरार रखते हुए भी वो बाहर नहीं निकलते, तब भी वो अगर वहाँ पे चले गए तो उनको नहीं पहुँचा जाएगा। ये हर शहर में वो करते रहे। फिर तीसरा एक और हॉटलाइन भी उन्होंने की कि आप हॉटलाइन पे बता दें कि ये फ़लाँ जगह पे हम इतने लोग मौजूद हैं, ये इसके ऊपर फ़ौज है और हम उसके जो है ना हम मज़ाहमत करने के लिए जो उस पर आमादा नहीं है, तो हम आपके साथ फिर भी कोई तारुज़ किए बगैर आगे गुजर जाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन थे और इन तीनों ऑप्शंस को जो बशार की फ़ौज थी उसने बहुत बड़े पैमाने पे कबूल किया। मतलब सिर्फ शुरू में थोड़ी सी मज़ामत हुई है, जब चलने लग पड़े तो उसके बाद कहीं पे कोई मज़ामत नहीं हुई, हर जगह से लोग निकल गए और ये ख़त्म होता चला गया। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, जो अलवी फ़िरके के थे या जो शिया मेजॉरिटी के जो एरिया थे, यहाँ से हमें मतलब एक्सपेक्ट था कि इस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ाहमत होगी, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने भी मुकम्मल गैर जानबदारी का मुजाहरा किया और वो भी बिल्कुल उन्होंने वेलकम किया इसे। और इस तरीके से शाम का बड़ा पीसफुल, मतलब आप ये देखें कि जो इवन मतलब मैक्सिमम क्लेम जो अब तक आया है, मतलब इस कैजुअल्टीज़ का वो 900 का फिगर आया है कि 900 लोग इस पूरे अमल के दौरान मारे गए हैं। आप इससे अंदाज़ा करें कि बशार के इक़्तिदार को बचाने के लिए तकरीबन 15 लाख लोग मारे गए वहाँ पे और 40 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना वो डिस्प्लेस हुए एक ऑपरेशन में इतने लोग। तो ये टोटल इसके, लेकिन उसमें भी जो कंफर्म फिगर अभी तक आया है जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने कोट किया, ये क्लेम है 900 का, वो है 270 लोगों का
जिसमें आम लोग भी शामिल हैं, जिसमें दोनों अतराफ की फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं। ये 270 का जो फिगर है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया अभी तक एथेंटिक करार दे रहा है, वो हुआ है। और ये पूरे का पूरा जो है वो शाम वो फॉल हो गया और बशार वहाँ से भाग गया।